कि पिछले 2-2.5 साल से मैंने राजनीति से पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया। एक सामान्य कृषक परिवार के से आने के कारण मुझे जो आम जनता है उसकी पीड़ा का अनुभव है और मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड में हमारे आम जनता का जो रहन सहन है उसका स्तर ऊंचा उठे। ये राज्य हमने इसलिए बनाया था कि यूपी से ये बहुत दूर था और यूपी और यहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न थी। यहाँ या तो लोग पनिशमेंट पर आते थे या फर्स्ट पोस्टिंग पर आते थे या रिटायरमेंट पर आते थे। तो एक प्रकार से यहाँ आना लोगों के लिए ऐसा लगता था उनकी तो सजा है। पूर्ण रूप से भारतवर्ष को जगत गुरु बनाना है, भारतवर्ष को एक बार फिर से वैभवपूर्ण बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आपकी गूंज पॉडकास्ट चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसी महान शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो खुद में एक यूनिवर्सिटी है और जिन्होंने पूरे उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड को गौरव महसूस करा है कई बार। और आज हम आपको उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे और उनका जो तप, जिस वजह से आज उत्तराखंड हम देख रहे हैं इस 21वीं सदी में इतना आगे बढ़ रहा है, इस उत्तराखंड में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज हम बात करते हैं जिनको कई टाइटल मिले हुए हैं हिमालय पुत्र के नाम से, और तमाम अगर हम बात करेंगे बहुत सारे टाइटल हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह के रूप में जाने जाते हैं। आज हम बात करते हैं पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री भगत सिंह कोश्यारी जी। आपका बहुत जी स्वागत है इस आपकी गुंज पॉडकास्ट चैनल में। आज हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जिस उत्तराखंड का सपना आपने देखा था, 25 साल लगभग हो गए हमारे इस उत्तराखंड को बने हुए, आपने कई उतार चढ़ाव देखे, आप कई संगठनों से भी जुड़े, आपने जो अपनी शुरुआत करी एक शिक्षक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, और आपने एक दुर्गम क्षेत्र से निकले हुए एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरे भारत में ही नहीं पूरे कई देश विदेशों में भी आपने उत्तराखंड का नाम रोशन करा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, युवाओं के लिए खास करके आप 83 एज में भी आज भी एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं। आज भी वही भागदौड़, वही इतनी भागदौड़ जिंदगी में आप अपने किसी भी पद पर अभी नहीं है, लेकिन पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी आप ही से आज भी शुरू होती है। तो ये जो आपका संघर्ष भरा जीवन रहा है, इसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि पिछले 2-2.5 साल से मैंने राजनीति से पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया है। हाँ, राजनीतिक नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता मेरे पास आते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मिलते हैं, और उत्तराखंड जिस उद्देश्य से हमने बनाया, जो मूल उद्देश्य था, उसको मैं आज भी सफल करने के लिए, साकार करने के लिए चलता हूँ। तो उस काम में सभी लोग मेरा सहयोग देते हैं और उसमें स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से उसके कार्यकर्ता और विशेष रूप से साथ देते हैं। मूलतः एक सामान्य कृषक परिवार के से आने के कारण मुझे जो आम जनता है उसकी पीड़ा का अनुभव है और मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड में हमारे आम जनता का जो रहन सहन है उसका स्तर ऊंचा उठे। और उत्तराखंड देवभूमि है और शुरू से ही हम ये बोलते आए हैं, विशेष करके कि मेरा एक कहना था जब राज्य बना रहे थे हम, कि ये राज्य हिमालय जैसा स्वच्छ, श्वेत और गंगा जैसा पावन पवित्र होना चाहिए। उस दिशा में आज भी मैं अपने यहाँ के राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहता हूँ
कि ये देवभूमि है और इसको देवभूमि बनाए रखना ये हम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं का विशेष एक प्रकार से कर्तव्य है। और दूसरे, ये राज्य हमने इसलिए बनाया था कि यूपी से ये बहुत दूर था और यूपी और यहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न थी। यहाँ या तो लोग पनिशमेंट पर आते थे या फर्स्ट पोस्टिंग पर आते थे या रिटायरमेंट पर आते थे। तो एक प्रकार से यहाँ आना लोगों के लिए ऐसा लगता था उनकी तो सजा है। तो फिर हमने कहा कि भाई जब अपना राज्य होगा, स्वाभाविक है कि लोग यहाँ जो भी सर्विस मांगेंगे यही मांगेंगे, यहीं से बाहर कहीं जा नहीं सकते हैं। और इस नाते से हमारे विद्यालयों में अध्यापक होंगे, मास्टर वो अस्पतालों में डॉक्टर होंगे और फिर विकास के अन्य काम भी होंगे और उसके साथ साथ यहाँ लोग स्वरोजगार की ओर बढ़े। ये हमारा तब भी लक्ष्य था और पिछले 2 वर्षों में मैं इसी दिशा में काम कर रहा हूँ। एक बात बाबूजी, आपने जो है शिक्षक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करा था, उसके बाद आप पत्रकारिता में भी आए। आप आरएसएस से बहुत लंबे वर्ष आपने कई संघर्ष करे, कई पदों पे आप महत्वपूर्ण पदों पे रहे। राजनीतिक में भारतीय जनता पार्टी में जब आपने प्रारंभ करा होगा अपना जीवन, उस समय से और अभी वर्तमान की बात करें, इस समय भारतीय जनता पार्टी को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, भागीरथ जी गंगा को लाए और गंगा आज भी चल रही है। गंगा तब भी उतनी पवित्र थी, आज भी गंगा उतनी पवित्र है। तब भी गंगा का वही महत्व था, आज भी वही है, आगे भी वही रहने वाला है। इसलिए जब भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी ये बनी थी, जिस उद्देश्य से बने, पूर्ण रूप से भारतवर्ष को जगत गुरु बनाना है, भारतवर्ष को एक बार फिर से वैभवपूर्ण बनाना है, ऐसा संघ का लक्ष्य था। और इसी लक्ष्य को जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि संघ को स्थापित हुए 100 वर्ष हो रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षक संघ को, और जनसंघ भारतीय जनता पार्टी भी एकदम अब 52 से आज तक एक लंबी यात्रा कर चुकी है। तो ऐसे में आज एक इतने को हजारों हजार लोगों की तपस्या से, हजारों हजार लोगों के परिश्रम से, हजारों हजार लोगों के त्याग से और हजारों हजार लोगों के सूझबूझ से भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा था, आज हम उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मुझे लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं, यानी कोई भी प्रधानमंत्री पहली बार लाल किले में भाषण देगा 15 अगस्त को, वो बड़ी बड़ी घोषणाएं करेगा, लेकिन मोदी ने कहा कि मैं यहाँ कोई बड़ी घोषणा नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले हर घर में शौचालय बनवाऊंगा। हमारा देश, हमारा गांव अगर स्वस्थ रहना है तो घर में शौचालय होना जरूरी है, और जिसके कारण से सफाई रहेगी तो हमारे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और स्वच्छता के कारण से और भी बहुत सारे हमको लाभ होंगे। और आज उस छोटी सी चीज़ से लेकर के और हमारे दुनिया में मिसाइल और एरोस्पेस में जाना, अंतरिक्ष में जाना, हमारा आदमी अंतरिक्ष में रह करके यात्रा करके आता है, हम वहाँ से वहाँ तक पहुँच गए। जब वहाँ तक पहुँच गए तो ये समझो कि आगे हम सब लोग, ये जो हमारी परिकल्पना है कि हम परम वैभव नेता स्वराष्ट्रम कहते हैं, हम जगत गुरु बनाना चाहते हैं, हम इसको वैभवशाली राज्य बनाना चाहते हैं, राज्य सरकार देश बनाना चाहते हैं, राष्ट्र बनाना चाहते हैं हर दृष्टि से। तो जीवन के हर फील्ड में मुझे लगता है कि मोदी जी के पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल में, या माननीय अटल जी ने जब 20 साल से रखा हुआ परमाणु बम, और वहाँ ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी अंडे को सेके जा रहे हो, ऐसा रखा पड़ा था। उन्होंने 1998 में उसका विस्फोट किया, सारी दुनिया ने प्रतिबंध लगाया, उन्होंने कोई बात नहीं तुम लगाओ, और लेकिन उस प्रतिबंधों की परवाह न करते हुए अटल जी आगे बढ़े, कारगिल विजय की, और देश के अंदर गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने का जो काम उन्होंने किया, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति
किसी पार्टी का हो, किसी विचारधारा को, वो उनकी प्रशंसा करता है। तो आज जैसे अटल जी ने काम किया, आज मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। स्वाभाविक ही धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड भी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। एक बात जानना चाहते हैं, आज आप 2-2.5 साल से लगभग राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि आपके द्वार पे आप कहीं किसी एरिया में जाएं, देहरादून जाएं, हल्द्वानी आए, पहाड़ बागेश्वर जाएं, कहीं भी जाएं, वहां पर जितनी भी जनता है एक उम्मीद से आपके हमेशा घेरे रखती है, अपनी समस्याएं लेकर के आती है। तो ये जो विश्वास जनता का आज भी उस भगत सिंह कोश्यारी जी पर, जो एक टाइम इतने बड़े बड़े पदों में रहे, तो ये उम्मीद जो आपके प्रति जनता की है, तो आपकी जिम्मेदारी तो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी उम्मीद से आपके पास आते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ जनता आती है, मैं उनको सुनता हूँ, हाँ। जनता की उम्मीदें पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर मुझे लगता है कि आपको या आप जैसे लोगों को कि इसके लिए एक अलग से अध्ययन मंडल शुरू करना चाहिए और गहराई से लेके पिछले 47 से लेकर के आज तक का यहाँ का देश का अध्ययन करना चाहिए। और उसमें से क्यों एक छोटे से कार्यकर्ता भगत सिंह को इस प्रकार का प्यार मिलता है, बिल्कुल, इसके बिल्कुल। बारे में सोचता हूँ कि आप नहीं, ये खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। मेरे लिए भी संतोष की हाँ। बात है। तो इसलिए आप इस बात पर अध्ययन इसमें आपको भी बड़ी खुशी मिलती होगी ना। मेरे को तो हाँ। देखो काम करना है, उसमें आत्मसंतोष है। हम तो कर्मण्येवाधिकारस्ते वाले, हमको एक ही फूल बरसा रहा है कि कोई गाली दे रहा है, इससे मतलब नहीं रहता है। हम तो केवल समाज के लिए समाज काम करते हैं, समाज के हित में जो हो सकता है। अपनी कोई हमारे हाथ में इतनी ताकत तो है नहीं। एक हम तो चाहते हैं कि अंतिम भाई क्षण तक जनता, इसी एक बहुत बड़ी बात होती है, अगर किसी से कोई आशा उसी से रखता है जिससे एक उम्मीद होती है कि यार इसके पास जाएंगे तो हमारे दुख सुने जाएंगे। तो आप आज भी एक लोकप्रिय नेता कहे या बहुत सारी रिश्ते होते हैं आपके, तो खैर कई टाइटल मिले हुए हैं कि एक प्यार है लोगों को भाई प्रति, कोई आपको बाबू जी के नाम से जानता है। एक बात आपसे और जानना चाहते हैं, आप महाराष्ट्र के आप राज्यपाल रहे हैं, गोवा का भी आपको चार्ज मिला था, वहां पर भाषा को लेके बड़ी क्योंकि यहाँ पर हमारे उत्तराखंड को और उसमें बड़ा उसमें अलग भाषा है, तो वहाँ भाषा को आपने कैसे मैनेज करा? दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, पशु बोलना नहीं जानता है। हमने गाय पाले, भैंस भी पाले, बकरी भी पाली है, हमने कुत्ते और बिल्ली भी पाले हैं। ये हमारी भाषा बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो हमारे भाव को ऐसे समझते हैं। यदि आप उसको ज्यादा प्यार करोगे वो आपके पास आएगा। अरे वाह। जो सबसे ज्यादा प्यार करेगा उससे पास जाएगा। इसलिए मैं बहुत बार लोगों से कहता हूँ कि देखो, ये भाषा नहीं, भाव काउंट करते हैं। मूल्य भाव का है कि आपका भाव कैसे। यही अनुभव है, यही अनुभव है आपका, जो इतने साल का, जिस आज हम देख रहे हैं जिस उत्तराखंड को, आपने बहुत बड़ी बात बोली कि भाव का ही सारा खेल है। और एक बात आपसे और कहते हैं, 2 यूनिवर्सिटी हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस में हरीश रावत जी जब से ये उत्तराखंड बने हैं एक यूनिवर्सिटी के रूप में लोग कहते हैं, लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, आप खुद में उनसे कई गुना बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनसे तो सिर्फ विधायक सांसद निकले उस यूनिवर्सिटी से। आपके यहाँ से कई मुख्यमंत्री वर्तमान भी हैं और कई पहले भी निकले हुए हैं, तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में आपको जाना जाता है। ये जो अनुभव है आज हम चाहते हैं जनता को, क्योंकि आपने इतने छोटे गांव से और इतना बड़ा सफर जो आपने जारी, बल्कि आज भी जारी है, तो ये सर इतना बड़ा त्याग और इतना बड़ा जो जनता के प्रति जो विश्वास और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में आपकी एक पहचान है, तो ये अनुभव थोड़ा सा हम क्या दर्शक जानना चाहते हैं। बड़ा लंबा अनुभव है। मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं बहुत टीवी के आगे, कैमरे के आगे आना पहले भी पसंद नहीं करता था, अब भी नहीं करता हूँ। आपका आग्रह था कि मुझे कुछ बोलना चाहिए आपके चैनल के आगे, तो मैंने एक सहजता से बहुत दिनों बाद एक स्वीकार किया। ये तो हमारा और आपका बड़प्पन है। और इसमें कि मैं कोई बड़ा यूनिवर्सिटी हूँ या मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है या मैंने कोई बहुत बड़ा संगठन में काम किया, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ कि इतने बड़े काम में, रामायण में आपने पढ़ा होगा, जब पुल बन रहा था रामेश्वरम में,
तो बड़े बड़े नल नील हनुमान अंगद सब जो है बड़े बड़े पत्थर बड़े बड़े पेड़ निकाल के ले जा रहे थे, और एक गिलहरी थी छोटा सा वो बालू में अब लपेटती फिर बालू उसमें छोड़ आती। तो भगवान राम ने कहा भाई क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा सबको अपना अपना योगदान दे रहे हैं, मैं तो इतनी छोटी हूँ क्या कर सकता हूँ, है तो इस बालू को ही इतना इतना अपना कर रहे हो। तो वही गिलहरी का काम पाठ हम लोग अदा करते हैं, और मुझे लगता है कि जब तक जीवन है सांस है ये काम आगे चलता रहे। बाकी प्रभु की इच्छा है आप लोगों का प्रेम मिलता रहे, इसलिए आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सर एक अंतिम सवाल संदेश के रूप में, आप क्योंकि आपने हमें समय दिया है, एक अंतिम से क्योंकि उत्तराखंड आपके सामने ही बना, आपने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और एक संदेश के रूप में हमारे युवाओं के लिए जो प्लान की समस्या भी है और आगे क्योंकि उत्तराखंड विकसित ही हो रहा है, एक आपकी गूंज के द्वारा एक आम जनता संदेश सुनना चाहेगी आपसे। देखिए, मेरा अपने प्रदेश के युवाओं से, मेरे प्रदेश की महान जनता से एक ही निवेदन है कि ये हिमालय है, इतने वर्षों से इस पर बर्फ़ पड़ती है, ये पर्वत उस बर्फ़ को सहन करता है और सर ऊंचा किए रहता है, उसके कारण से सारे देश दुनिया में भारत का नाम है, दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। तो हम सबको हिमालय की तरह से अडिग रहना चाहिए, अपने स्थान पर अपने गांव में हमें विकास के काम करने चाहिए, और अपने गांव से दूर तभी जाना चाहिए जब हमारी कोई विशिष्ट योग्यता हो, हमारे देश में प्रदेश में कहीं विशिष्ट हमारी आवश्यकता हो, हमने इतना ऊंचा अध्ययन कर लिया हो कि हमको राष्ट्र में देश में या देश से बाहर भी हमारी आवश्यकता है, तभी हमें जाना चाहिए। वरना कोई छोटे मोटी दो रोटी खाने के लिए अपने को घर छोड़ने के बजाय हमारे मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने इतनी योजनाएं यहाँ दे रखे हैं, फल लगाओ, गाय पालो, भैंस पालो, बकरी पालो, मछली पालो, होम स्टे करो, यानी दुनिया भर की योजनाएं हैं जिनमें 80% 60% इतना अनुदान मिलता है। और मुझे खुशी है कि पिछले दिनों इतने लोगों ने काम शुरू किया है कि अगले 10 वर्षों में जो प्रधानमंत्री कहते हैं देश का एक प्रकार से इसी का दशक जो है उत्तराखंड का होगा। मैं मानता हूँ अगर हमारे युवक, हमारे यहाँ की जनता इस दिशा में और तेज़ी से और रैपिडली आगे अगर बढ़े, अपने पैरों पर खड़े होकर के उत्तराखंड को एक आदर्श, एक आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए चले, और उसके साथ साथ समाज में समरसता लाने के लिए काम करें, तो मुझे लगता है कि हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। बाबूजी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं पूरे विश्व में, उनका उत्तराखंड के प्रति बड़ा प्यार रहता है। हमेशा हम देखते हैं आए दिन कभी चार धाम उस पे, या हमारे बागेश्वर जिले में, या बद्रीनाथ धाम में, तमाम जगह कहीं ना कहीं आना जाना माननीय मोदी जी का रहता है। तो ये जो विशेष प्यार पूरे भारत से हटके अगर उत्तराखंड को मिलता है, तो इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की क्या कहीं ना कहीं कोई ना कोई विजन है थोड़ा सा, क्योंकि आप केंद्र में रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए देश का हर गांव, देश का हर नागरिक ये वो उसको नारायण मान करके उसकी पूजा करते हैं, और स्वाभाविक है कि उत्तराखंड देश का एक प्रकार से मुकुट है, यहाँ हिमालय जैसे हमारा मुकुट है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ परिस्थितियाँ और जगह से भिन्न है। यहाँ इतनी आपदाएं आती हैं, यहाँ भी इतनी जो सुविधाओं की कमी है, तो इसलिए वो यहाँ उत्तराखंड हो, पूर्वांचल हो, या फिर और जो हमारे पिछड़े इलाके हैं उनकी ओर उनका ध्यान रहता है। जैसे माँ अपने कमज़ोर बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करती है, तो वो भी देखते हैं कि यहाँ बहुत सारा सुविधाएं नहीं हैं, जरूरत देना चाहिए, इसलिए वो ध्यान देते हैं। ये उनकी मानता है, हमको उसका आभार प्रकट करना चाहिए। मैं
सभी दर्शकों का आपकी गूंज से और विशेषकर आज जो हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में मेहमान थे, एक ऐसी महान सक्सेस से फिर आपको इस नए प्लेटफॉर्म पे मिलवाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी विशेष धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। विशाल बने रहिए। हरे धन्यवाद।